आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रिलेट करता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। और ये टॉपिक से यूपीएससी तो है ही, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ साथ हमारे खुद के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा विश्व रूप में, वैश्विक रूप में, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काम किया जा रहा है। और वो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। वो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? तो इसमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, एक का नाम है बायो और दूसरे का नाम है डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक चीजें होती हैं, जिनके अंदर जीवन हो, उसे क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नता। यानी कि दोनों का मतलब यहां से क्या आ गया कि जो किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी जैविक यानी कि बायोटिक घटक कंपोनेंट के अंदर जो वेरिएशन पाया जाता है, उस वेरिएशंस को क्या कहते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। इसकी शुरुआत कब से हुई? उसको समझिए। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए 3 साइंटिस्ट हुए। उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर जी रोजन साइंटिस्ट थे। इससे क्वेश्चन भी आया था पीएससी 2020 में, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था प्री में। तो यहां तो क्या किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने। कब किया था? तो 1985 में इस शब्द को क्वाइंड मतलब सामने लाया किसने? वाल्टर जी रोजन ने। किसने लाया? वाल्टर जी रोजन। कौन थे? बायोडाइवर्सिटी को देने वाले। अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात करें मेंस में, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम बायोडाइवर्सिटी को जो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उसके आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मेंस से रिलेटेड आता है वो पूछता है कि सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि जैव विविधता क्या है। तो ये हमारा डेफिनेशन है। दूसरा हमको पढ़ना है कि भारत एक मेगा डाइवर्सिटी है। भारत एक बृहद क्षेत्र है, इसके बारे में देखेंगे। और तीसरा जो प्रश्न है वो संरक्षण से रिलेटेड है, जिसमें आ जाता है सामरिक या गैर सामरिक, यानी कि टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल, इसके बारे में है। फिर इसमें हॉटस्पॉट्स भी हैं, तो इससे रिलेटेड ये सारे कंजर्वेशन टेक्निक में आ जाएगा। तो ये संरक्षण से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता संरक्षण। तो ये 3 प्रश्न यहां से उठते हैं। और ये सीजीपीएससी की बात करें तो यहां पर तो मेंस में पेपर नंबर 4 के अप्लाइड साइंस जो दिया हुआ है, अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस, उसका पार्ट है। तो इस पार्ट का जो प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन है, वो सेक्शन में ऑलरेडी अपने वीडियोस में डाल चुका हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इन्वायरमेंट चालू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? जैव विविधता। तो कहा थे हम कि इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे वाल्टर जी रोजन। लेकिन इस शब्द में एक वर्ड आया जिसका नाम था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है, ये शब्द को लाने वाले थे एडवर्ड विलिंग्स। ये साइंटिस्ट थे। तो इनका काम आया 1988 में। अब जैव विविधता को, ये तो पर्सनली इन लोगों ने अपने इसको बढ़ावा दिया, लेकिन जैव विविधता को सबसे आगे बढ़ाने वाले कोई था, तो नाम पहुंचाने वाला था, वो था 1992 में जब आया हमारा कौन सा? अर्थ समिट। तो अर्थ समिट के अंदर 3 सेक्शन थे। एक का सेक्शन का नाम था जलवायु परिवर्तन, दूसरा था जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब हो गया क्लाइमेटिक चेंज, और तीसरा था सतत विकास, जिसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो ये 3 में से एक पॉइंट यहां पर था। तो अर्थ समिट में भी इसका बहुत बड़ा था योगदान, किसका? बायोडायवर्सिटी का, और इस कारण से इसको बहुत ही नाम दिया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंडिया में है, कुछ बात करेंगे तो विदेश में है। तो एक डे मनाते जिसका नाम है इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? हाल ही में गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 मई। और इस साल देखे या पिछले साल देखे तो इस साल का जो थीम था वो है आवर नेचर इज आवर सॉल्यूशन। आवर नेचर आर आवर सॉल्यूशन। हमारा प्रकृति ही हमारा क्या है? किसी भी चीज का आपको सॉल्यूशन देता है। और आप देख भी रहे हो कि कभी भी कोई स्थिति आ गया था, हम लोग देखो अभी कोरोना भी आ गया था, हम लोग किस पे ज्यादा फिक्स कर रहे हैं? एलोपैथ को छोड़ के हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? आयुर्वेद के ज्यादा बात कर रहे हैं। यानी कि नेचर ही हमको सारे बीमारी का इलाज देता है, और उसी के पीछे अगर हमको ज्यादा बढ़ेंगे तो आगे आएंगे। तो ये 2020 का थीम था। 2019 का भी याद कर लीजिए, लिख सकते हैं आप। ये था आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर हेल्थ एंड आवर फूड। तो ये इस साल का थीम था क्या? आवर नेचर आर आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कहानी शुरुआत थी बायोडायवर्सिटी की। ये शुरुआत कैसे हुई उसको समझिए। अब उसके बाद देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैव विविधता क्या होता है। तो पहला टॉपिक हमारा वही है कि जैव विविधता क्या होता है, उसको समझिए। तो जैसे हम पहले ही बताए कि जैव मतलब क्या होता है? लिविंग्स, यानी कि बायो मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स, और विविधता मतलब होता है वेरिएशन। तो परिचय यानी कि एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो डेफिनेशन क्या होगा? द वेरिएशन फाउंड इन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ऑफ एनी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र। होता क्या है? जिस जगह पर जैविक तथा अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक दोनों रिलेशन बनाकर, जिस जगह समन्वय बनाकर अपने जीवनचर्या लाइवलीहुड को बिताते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये है हमारा इकोसिस्टम की कहानी। तो अब इसका हिंदी में डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता। अब आते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं उसको समझते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इकोसिस्टम, एक पेड़ भी एक इकोसिस्टम है, इसको भी इकोसिस्टम के अलग लेक्चर लेंगे हम। तो यहाँ पर इकोसिस्टम मतलब अभी समझ लीजिए कि एक प्लेस, जैसे एक घर भी क्या होता है, क्लासरूम भी क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे कई तरह के कंपोनेंट, जैसे पंखा है तो अबायोटिक है, हम है तो बायोटिक है, तो हम सब एक दूसरे के साथ आपसी रिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाकर जिस जगह पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र। अब आ जाते हैं टाइप्स की बात करते हैं। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसे कहते हैं हिंदी में आनुवांशिक विविधता। दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। और तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या होता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक विविधता। 3 प्रकार के हो गए जी। कौन कौन से? जेनेटिक डाइवर्सिटी,
स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब एक एक करके समझते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। तो जेनेटिक का मतलब समझ लीजिए, जेनेटिक क्या होता है। जेनेटिक में वर्ड है क्या, जीन। जीन से क्या होता है, जीन से बनता है हमारा क्या, डीएनए। क्या बनता है, डीएनए। और डीएनए से मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम्स। क्या बनता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो हमारे शरीर में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। और क्रोमोसोम्स ही क्या डिसाइड करता है, हमारा नेचर। यानी कि किसी नेचर यानी जीन के आधार पर, अनुवंश के आधार पर जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसके आधार पर, जीन के आधार पर जो पाया जाता है विविधता उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या समझेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, एक घर में एक ही माँ बाप से दो बच्चे हैं और उसके बाद भी उनमें कहीं नेचर में कई डिफरेंसेस आते हैं। तो इस तरह के जो विविधता, वेरिएशंस आएगा, कुछ पॉइंट डीएनए मिलता है, बाकी सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो रहेंगे लेकिन नेचर्स क्या होंगे, थोड़ा नेचर क्या होगा, चेंज रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव आता है। इस तरह के वेरिएशंस को क्या कहेंगे, आनुवांशिक विविधता। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा, किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र विशेष में अनुवंश के आधार पर या फिर अनुवांशिकी के आधार पर पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है, अनुवांशिक विविधता। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इन एनी इकोसिस्टम द वेरिएशन फाउंड एज पर द जीन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और बीइंग ह्यूमन बीइंग। किसके बारे में बात कर सकते हैं, तो इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये किसके आधार पर है, जीन के आधार पर। किसके आधार पर है, जीन, अनुवंश के आधार पर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। नाम में क्या लिखा है, प्रजाति। एक जानवर के कई प्रजाति होते हैं, ब्रीड्स, इसके लिए क्या बोलते हैं, ब्रीड्स। अब देखोगे ब्रीड की बात करेंगे तो काऊ के कई ब्रीड होते हैं, एक एक्सोटिक ब्रीड होता है। ठीक है, एक आपको जो ज्यादा खाने वाले कैटल होते हैं, कई प्रकार के ब्रीड होते हैं। कुत्ते के देखे हुए कई प्रकार के ब्रीड्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग एक ही जानवर के कई प्रकार जो हुए, उस तरह की जो वैरायटी होगी उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं इसको, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आप लोग क्लियर हो गया होगा कि क्या होगा, किसके आधार पर, स्पीसीज के आधार पर। एग्जाम्पल में क्या होगा, ब्रीड्स ऑफ काऊ या कैटल लिख लीजिए, या फिर प्रजाति कहते हैं ब्रीड्स, और ब्रीड्स ऑफ काऊ, काऊ के भी ब्रीड, ये सब किसके आधार हो जाएंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब आ जाते हैं किसके बारे में बात करते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, नाम में क्या लिखा है, पारिस्थितिक, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष, यानी कि किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया, उस एरिया में, एरिया के आधार पर वहां के टेम्परेचर, प्रेशर, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए जो वहां पर जीव पाए जाते हैं, उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसके हिसाब से जो डाइवर्सिटी आएगी वो क्या कहलाएगी, पारिस्थितिक विविधता। जैसे कि आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में लोगों का कलर अलग होता है, साउथ में आप जाएं अलग कलर होगा, या फिर कुछ जानवर गर्म क्षेत्र में, जैसे ऊंट कहाँ रह सकता है, तो आप अपने आप बोलोगे क्या कि ऊंट मिलेगा कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, डेजर्ट में मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो उस जगह के लिए ही क्या है, अनुकूल है। कई जीव क्यों मर गए, क्योंकि उनका एग्जिंक्ट हो गया। उसका कारण था कि लोग, एग्जिंक्ट होने का कारण क्या हुआ, क्योंकि वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा उनकी बॉडी को चाहिए होता है, वो बॉडी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिंपल एग्जांपल देखिए कि अभी हम जैसे सब लोग घर पर हैं, गर्मी उतना ही है, हर साल 47 डिग्री टेम्परेचर होता था, लेकिन इस बार हमको ज्यादा गर्मी क्यों दिख रही है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम कहाँ रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, और हम उस टेम्परेचर को महसूस नहीं कर पाते हैं। घर पे रहते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, बाहर जा रहे हैं तो बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कम्युनिकेशन होते रहेगा तो टेम्परेचर बॉडी एडजस्ट कर सकती है, लेकिन ये बॉडी एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रही गर्मी को, क्योंकि यहाँ पर हम उसको महसूस नहीं, फील नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम देखे थे कि 3 प्रकार कितने होते हैं, तो उसका डेफिनेशन अगर जानना चाहें, क्योंकि 2 मार्क्स में डेफिनेशन आता है, तो उसका डेफिनेशन ये हुआ, अनुवांशिक विविधता की बात करेंगे, किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र विशेष में, किस पारिस्थितिक तंत्र में
या उसको किसी भी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक के आधार पर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहेंगे? अनुवांशिक विविधता। द वेरिएशन फाउंड इन एनी बायोटिक कंपोनेंट एज पर द वेरिएशन इन इट्स जीन और इट्स इज जेनेटिक इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और जहां जहां आप जैसे अनुवंश के आधार पर, तो दूसरा में किस में हो जाएगा? प्रजाति के आधार पर, और तीसरा में किसका हो जाएगा? क्षेत्र विशेष के आधार पर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पारिस्थितिक विविधता, ये विविधता को मापन कैसे करते हैं। तो मापन की बात करेंगे तो मापन में 3 प्रकार आते हैं। एक होता है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। अल्फा विविधता, गामा, बीटा विविधता और क्या है? गामा विविधता। समझिए अल्फा क्या होता है। इसका जो कंसेप्ट है ना, वो एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। काफी अच्छा है और बहुत इजी वे में इसको समझिए। अल्फा डाइवर्सिटी को कैसे समझना है? तो मान लीजिए कि 3 जोन है, 3 पारिस्थितिक तंत्र है, ए बी सी। इसमें 5 प्रजाति हैं। चलिए, तो 3 अलग अलग जोन हो गए और इसके प्रजातियों की संख्या हो गई। अब हमको समझना है अल्फा बीटा गामा कैसे काउंट करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फा मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जो प्रजातियों की संख्या होगी वो क्या होगी? अल्फा। तो यानी कि यहां पर बात करेंगे हम रिचनेस से। रिचनेस मतलब होता है, रिचनेस मतलब कितने ज्यादा लोग हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि कितनी संख्या में विभिन्न प्रजाति हैं, यानी डिफरेंस कितना है, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज कौन कौन से हैं, तो उसको कहते हैं रिचनेस। ठीक है, ये वर्ड को हमेशा कंफ्यूजन होता है, याद रख। रिचनेस मतलब समृद्धता। किसका समृद्धता? कितने नंबर ऑफ अलग अलग प्रजाति हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, ये दोनों सेम है, स्क्वायर है, ये सब अलग अलग प्रजाति को शो कर रहा है। तो दोनों स्क्वायर, ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 1, ये 2 और ये 3 और एक 4। तो यहां पर अल्फा कितना निकला? 4। समझ में आया? उसी तो देखिए यहां पर क्या स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल यानी एक सेम प्रजाति है, तो टोटल कितने हो गए? 1, ये दोनों मिलाकर 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो यहाँ का अल्फा भी कितना है? 4। यहाँ देखिए तीनों सेम प्रजाति हैं और ये अलग प्रजाति हैं, तो इसका कितना होगा? आप जल्दी से बताइए, सोच लीजिए, आएगा 3 का कितना हो गया आपका? यहाँ पर हो गया मिलाकर 1 और ये मिल गया हो गया कितना? 2। तो यहाँ अल्फा कितना है? 2। अब आते हैं बीटा में। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? किसी भी क्षेत्र विशेष में 2 विभिन्न क्षेत्रों में विविधताओं को मापन किया करना, 2 विभिन्न क्षेत्रों में तुलना कर कर विविधता निकालना, वो क्या कहलाएगा? बीटा डाइवर्सिटी। क्या कहलाएगा? बीटा डाइवर्सिटी। अब देखो यहां पर 2 है, एक अल्फा है और एक बीटा है। 3 अल्फा तो हो गया इंडिविजुअल, बीटा मतलब दोनों के बीच का समन्वय बनाकर। अब देखिए इन दोनों में टोटल डाइवर्सिटी कितना है? तो इन दोनों में देखिए ये दोनों मिलाकर कितने? 1। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या है? 1 ही है। और ये जो ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ एक भी ट्रायंगल नहीं है, तो ये 1 काउंट हुआ, तो यहाँ पर 1 काउंट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, 3 सब मिलाकर कितने हो गए? 1। तो डिफरेंट कौन दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल दिख रहा है, बाकी सब सेम है। तो यानी 1 2 3 4 और यहाँ का एक क्या हो गया? ट्रायंगल 5। तो ये टोटल कितने डाइवर्सिटी हो गई? बीटा 5। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको समझिए फिर से कि जो 2 हैं वो तो 1 ही काउंट होंगे। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने थे? 4। यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने थे? 4। इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? तो इसमें ये कॉमन है और ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो 3 तो पहले से कॉमन है, तो 3 कॉमन तो हो गए और बचा कौन? कितना? 1। तो उसके बाद उसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? बीटा डाइवर्सिटी दोनों को मिला के। उसी तरह किसका निकाल देंगे? सी का। अब आ जाओ किसमें बात करते हैं? गामा की। गामा क्या होता है? इन तीनों को कंपैरिजन करके बनाया जाता है। तो गामा के मतलब में क्या समझना है कि गामा यानी कि ओवरऑल सिस्टम, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबके समूह का जो विविधता निकलता है वो क्या होता है? गामा। यानी कि ओवरऑल निकालने का तरीका को क्या कहते हैं? तो ओवरऑल कितने यूनिक फीचर्स हैं देख लीजिए। तो एक यहां पर कितने हैं टोटल यूनिक मिला के? कितने हो गए? 1 2 और ये 3 और ये 4। ये 4 कॉमन हो गए, तो इसमें से वो कॉमन हट जाएगा। तो ये कॉमन हट गया तो बताइए 4 और यहाँ मिल गया 1 5 और इसमें ये 3 नए हैं 5 और उसके बाद इन तीनों को मिला के 1, तो बचा कितना? 6।
तो ये टोटल किसकी डाइवर्सिटी हो गई, गामा। गामा इक्वल टू कितना हो गया 6। तो गामा किस में निकलता है, ओवरऑल सिस्टम में। अब समझिए वेन डायग्राम से, तो ये वेन डायग्राम हो गया, तो ये कहला गया अल्फा, और दोनों के बीच वाला क्या कहलाया बीटा, और लास्ट वाला क्या हो गया गामा। तो ये 3 प्रकार के डाइवर्सिटी होते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा डाइवर्सिटी किसी क्षेत्र का होता है, बीटा 2 क्षेत्रों के बीच में तुलना, और गामा कुल क्षेत्रों का। तो ये आ गया हमारे पास किसका, मापन करने का तरीका। अब आते हैं कि जैव विविधता इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, और इसके इंपॉर्टेंस को एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था पॉल हेलरिच हाइपोथेसिस। पॉल हेलरिच हाइपोथेसिस, ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल हेलरिच, और इन्होंने एक अवधारणा दी थी। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, अवधारणा, जिसका नाम था रिवेट हाइपोथेसिस। क्या नाम था, रिवेट हाइपोथेसिस। क्या होता है रिवेट हाइपोथेसिस, देख लीजिए। अब रिवेट हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसने क्या किया कि एक एरोप्लेन को कंसीडर किया। ठीक है, ये मछली नहीं है, ये क्या है, आपको एरोप्लेन है। और इस एरोप्लेन का ये जो मेन पार्ट है, ये जो मेन पार्ट दिख रहा है, इस मेन पार्ट को बोला गया इकोसिस्टम, और जो इसके विंग्स हैं इसी को कहते हैं हम क्या, रिवेट। ठीक है, रिवेट, हिंदी में भी रिवेट ही बोलेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को, यानी कि प्रजातियों को। तो ये अवधारणा क्या थी रिवेट हाइपोथेसिस, क्या बोला इसने, तो इसने बोला रिवेट हाइपोथेसिस में कि यदि किसी भी क्षेत्र में, तो ये इकोसिस्टम के ये प्रजाति हैं, तो किसी भी क्षेत्र में ये जो स्पीसीज है, जो छोटा वाला विंग्स दिख रहा है, ये विंग्स को अगर कुछ होता है तो इस इकोसिस्टम पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये कहने का है कि ये जो स्पीसीज है इसका डिपेंडेंसी कम है, किस पर, इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम इस पर कम रिलाई करता है, कम निर्भर करता है, कम निर्भरता है इसकी, क्या है, कम निर्भरता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी की बात हुई। तो बोला कि अगर इस स्पीसीज को कुछ होता है तो इकोसिस्टम पे नुकसान तो होगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। लेकिन अगर इस स्पीसीज को, ये जो रिवेट है, अगर इसमें किसी में कुछ खराबी आती है तो इकोसिस्टम तुरंत क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, या एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा। या एरोप्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। और एक डेफिनेशन बना कि स्पीसीज छोटा हो या बड़ा हो, कम डिपेंडेंसी हो या अधिक डिपेंडेंसी हो, कम निर्भरता हो या अधिक हो, अगर ऐसा है तो फिर इकोसिस्टम पर वो प्रभाव पड़ेगा। यानी छोटा स्पीसीज या बड़ा स्पीसीज हो, वो इकोसिस्टम पर अगर उनको कुछ होता है तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। यानी कि इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी जितनी अधिक होगी, डाइवर्सिटी जितनी अधिक होगी, इकोसिस्टम उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और एक फ्रेज बना, किसी भी क्षेत्र में जितना ज्यादा क्या होगा, विविधता होगा, उतना ही पारिस्थितिक तंत्र मजबूत होगा। मोर डाइवर्स द सिस्टम, स्ट्रॉन्गर विल बी इकोसिस्टम। और ये आया कि हर एक स्पीसीज को अगर बचाएंगे तभी हमारा रहने का स्थान क्या होगा, सुरक्षित होगा। और यहां से चला बात करने के लिए कि इनको बचाना है। और भारत में उस समय अब एक एक्ट आ गया, और उस एक्ट का नाम था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। और ये कब लागू है, कब से, 2002 से। ठीक है, ऐसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है एक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये है 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, 1972। वन संरक्षण अधिनियम ये कब है, 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब है, 1986। ये कुछ है डेट्स, ये काफी डेट्स है, इसको देख सकते हैं आप। तो ये कहानी रही किसकी, रिवेट हाइपोथेसिस की। अब हम आते हैं कि अब समझ गए हम कि इकोसिस्टम में हर एक छोटी प्रजाति हो या बड़ी प्रजाति हो, एक अपना अलग ही क्या करता है, रोल अदा करता है। और इस रोल अदा करने के कारण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमको किसका जरूरत पड़ेगा, इनको बचाने का। और इसको बचाने के लिए हमारे पास आया क्या, संरक्षण। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण क्या होता है।
तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। चलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चर्चा करते हैं इसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है। दो तरह के वर्ड सुने होंगे आप, एक संरक्षण, एक होता है परिरक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्वेशन। तो जनरली प्रिजर्वेशन यानी कि प्रिजर्व, बचा के रखना। तो हम जनरली फ्रिज में क्या करते हैं, फ्रिज में हम प्रिजर्व करते हैं। तो फ्रिज में हम जिंदा चीज को रखते हैं कि जो यूज नहीं होता। बोलो सब्जी जिंदा, जिंदा नहीं, सब्जी जब टूट गया तो भी अलग हो गया। तो किसी जो अपने जड़ से हट चुका है उसको बचाने के लिए, समय तक रखने के लिए क्या कहते हैं, परिरक्षण। और कोई जो जिंदा है, जिसके अंदर जीवन है, उस जीवन को जो बचाता है उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण। क्या कहते हैं, संरक्षण। तब आते हैं संरक्षण में। संरक्षण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है इन सिटू, इसको बोलते हैं स्वस्थाने, और दूसरा होता है एक्स सिटू, जिसे कहते हैं बाह्य स्थाने। ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ जो सिलेबस में आपको दिखता है, इन सिटू और एक्स सिटू की जगह पर एक सिलेबस में दिखता है, एक होता है सामरिक और एक होता है गैर सामरिक। इसमें हम लोग आते हैं, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। अभी आपके लिए मत मानिए कि ये दोनों सेम हैं, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं फिर आप समझिएगा। तो पहले देखते हैं इन सिटू एक्स सिटू क्या है। इसमें एक वर्ड दिख रहा है, इन दिखा। इन मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। जो बहुत पैसा वाला आदमी होता है उसमें क्या होता है, देखिए डॉक्टर घर पर पहुंचता है, सब सेवा घर पे होती है। लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है कि आप घर से ना इसको कहाँ लेके जाइए, हॉस्पिटल लेके जाइए। तो यहाँ पर घर के अंदर संरक्षण करना, जो जहां रहता है उसी जगह उसको संरक्षण करना, उसे हम क्या कहते हैं, इन सिटू। और इसके अंदर आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब संरक्षित क्षेत्र। प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित मतलब प्रोटेक्शन। कब समझते हैं प्रोटेक्शन, क्या कहेंगे प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए आपका सोसाइटी है, उस सोसाइटी के सामने गेट पर अगर गार्ड खड़ा है, भले वो एक गार्ड है, अगर भीड़ आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके मन में रहता है क्या वहाँ गार्ड बैठा हुआ है, ये तो हमको सेफ है, हम सेफ हैं, उसी को कहते हैं क्या, प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं उसको देख लीजिए। तो संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले आता है हॉटस्पॉट, तप्त स्थल। ठीक है, ठीक है, ये इन सिटू का है, इससे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इन सिटू का है ये। और उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में देखेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं, इसको समझिए। एक होता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होता है अभयारण्य, या फिर इसको हम लोग कहेंगे, और तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व जिसे बोलते हैं जैव संरक्षित क्षेत्र, जीव संरक्षित क्षेत्र, ये तीन होते हैं। आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ एक और होता है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव रिजर्व। तो हम लोग को मेन इसको पढ़ना है, कंजर्वेटिव रिजर्व भी होता है एक, हम लोग को इसको पढ़ना है वैसे। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया में आ गए, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग इसको आ जाते हैं कि इसमें इन सिटू, इन सिटू क्लियर हो गया होगा आपको। इन सिटू मतलब जो जहां पर पहले से प्राकृतिक चीजें हैं, जो वहीं पर संरक्षण करना, जो जहां रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। एक्स सिटू का मतलब क्या होता है, घर के बाहर संरक्षण, यानी कि जो जहां है उसको वहां से बाहर लेके जाना संरक्षण करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, इन सिटू। जैसे आप किसी को बाहर लेके आए, जैसे जू हो गया, जू हो गया क्या है आपका इन सिटू है। जैसे आपका तबियत ज़्यादा खराब हो, घर में इलाज नहीं हो पाया तो कहाँ ले गए, हॉस्पिटल, तो घर के बाहर गए, तो वो क्या है, एक्स सिटू। एक्स सिटू के अंदर आते हैं बोटेनिकल गार्डन,
वनस्पति उद्यान, और दूसरा होता है जूलॉजिकल पार्क, यानी कि प्राणी या फिर जंतु बोलते हैं, जंतु उद्यान, और तीसरा होता है जीन बैंक, जिसे जीन बैंक ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये जनरली एक ओवरव्यू हुआ। अब हम एक एक करके प्रोटेक्टेड एरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, इसके बारे में चर्चा कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहला आया यहां पर हॉटस्पॉट, तप्त स्थल। तप्त स्थल क्या होता है? तप्त स्थल को समझे पहले इसको बनाया कौन है? IUCN। कौन डिसाइड करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण किसका? प्राकृतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये IUCN। इसका गठन 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। भारत इसमें 1969 में मेंबर बना था। आज के डेट में इसमें सरकारी प्लस गैर सरकारी मेंबर्स मौजूद हैं। टोटल हैं 1400 सरकारी गैर सरकारी मेंबर्स मौजूद हैं, और कुल 64,000 वॉलेंटियर्स हैं। आप इन सारे डेटा को आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर? IUCN के वेबसाइट पर। इसका काम है एक और रेड डेटा लिस्ट बनाता है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछता है रेड डेटा लिस्ट किससे संबंधित है? तो जितने खतरे के नीचे खतरे वाले जीव हैं उनके लिए लिस्ट निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजातियां। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए क्या निकालता है वो? एक रेड डेटा बुक निकालता है, जिसे हम बोलते हैं रेड डेटा लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले कब आया? 1964। रेड डेटा लिस्ट कब से आया? सबसे पहले कब आया? 1960। इतना डेटा पे आपको नहीं जाना है वैसे, फिर भी अभी IUCN। तो हम लोग बात कर रहे हैं वैसे तप्त स्थल। तो ये तप्त स्थल की बात करेंगे तो तप्त स्थल तो ये बनाया, लेकिन किसी भी जगह को तप्त स्थल कब घोषित करेंगे? तप्त मतलब क्या है यहाँ पर? कि जैसे अभी आप लोग कोरोना में देखे होंगे, तो कोरोना में हॉटस्पॉट बनाते हैं ना, कि बोलते हैं कि दिल्ली का ये इलाका क्या है? कंटामिनेटेड जोन है, हॉटस्पॉट है, यानी वहाँ खतरा ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ हमको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये उसी को कहते हैं हॉटस्पॉट। तो पूरे विश्व का हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं। तो पूरे विश्व में किसी भी हॉटस्पॉट को चुनने के लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को देखते हैं सबसे पहले। तो रूल्स में सबसे पहला है कि वहां पर उस स्थान पर 1500 एंडेमिक स्पीसीज होने चाहिए। तो हॉटस्पॉट जनरली संकटग्रस्त संबंधित तो है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट में कौन सी स्पीसीज है? एंडेमिक। एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति मतलब क्या होता है? कि वह प्रजाति जो उसी स्थान के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी स्थान के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब वहीं पर वो मूल रूप से पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। और दूसरा ये है कि इसमें 30% जनसंख्या बचा हो, यानी कि 70% क्या हो गया हो? एक्सटिंक्ट हो गया हो, एक्सप्लॉइट हो गया हो, नष्ट हो गया हो। ठीक है, 70% क्या हो गया होगा? एक्सटिंक्ट हो चुके हो। तो बचा कितना? 30%। इसका मतलब मूल क्या है? कि उन पर खतरा है। उन पर क्या है? खतरा है। तो ये दो रूल्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। पूछा जाता है हॉटस्पॉट डिसाइड करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो दो रूल, मूल रूल कौन है? कि वहां पहले कैसे स्पीसीज होने चाहिए? एंडेमिक। और 30% क्या होंगे? जनसंख्या वहां पर क्या होने चाहिए? एक्सटिंक्ट होने चाहिए। तो ये कहानी हो गई। आगे देखिए, तो ये हॉटस्पॉट तो पूरे विश्व में वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो टोटल 34 हॉटस्पॉट है।
कितने हैं पूरे विश्व में? 34। ये जनरली कंट्री वाइज तो नहीं रहते हैं, ये जैसे भारत के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्री है उस एरिया को भी क्या करें मिला के एक हॉटस्पॉट बनाया जाता है। और अगर इंडिया की बात करें, बहुत लोग 2 बोलते हैं, लेकिन इंडिया में कितना है? तो इंडिया में टोटल 4 स्पॉट्स कितने हैं? टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो हॉटस्पॉट में सबसे पहला है हिमालय, हनुमान जी जड़ी बूटी जो संजीवनी बूटी लेने कहाँ गए थे? मुख्य रूप से कहाँ पाया गया? अगर मान लीजिए कि लोगों को पता चल जाए कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलती है तो सब वहाँ दौड़े दौड़े पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वही वाला हाल है कि उस जगह को बचाने की जरूरत है, तो क्या हो गया? हिमालय। दूसरा है वेस्टर्न घाट, क्या है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट देखिए मैप में दिख रहा होगा, तो ये जो ब्लैक कलर से ये जो दिख रहा है एरिया, इसी को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया और ये ईस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट सबसे समृद्ध, अब बोला जाता है कि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा डाइवर्स क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन सा है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंडो बर्मा तप्त स्थल। भारत और बर्मा के बीच का जो तप्त स्थल है, ईस्ट में चले जाएंगे दिखेंगे, इंडो बर्मा तप्त स्थल, यहाँ पर इंडो बर्मा तप्त स्थल। ठीक है, उसके बाद वाला जो कंट्री है ये है, उसके बाद है सुंदालैंड। सुंदालैंड, इंग्लिश में भी इसको क्या कहेंगे? सुंदालैंड। सुंदालैंड तप्त स्थल में भारत का निकोबार द्वीप समूह है। भारत का निकोबार, इस एरिया के आगे इंडोनेशिया वगैरह सारा एरिया इसी में कवर होता है, तो निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो पूछा जाए इस हॉटस्पॉट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पर है? वेस्टर्न घाट। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में डाइवर्सिटी सबसे अधिक कहां है, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है? डेक्कन जोन में। ये डेक्कन जो दिखा हुआ है, इस जोन में सबसे अधिक क्या है? डाइवर्सिटी, मतलब एरिया कवर करता है डाइवर्सिटी के हिसाब से। तो 42% एरिया कवर कौन करता है? डेक्कन। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, विविधता कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में। तो यह कहानी रही किसकी? तप्त स्थल की। आप इसका पिक ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र के अंदर 3 आते हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, दूसरा है अभयारण्य, और तीसरा है जीव संरक्षित क्षेत्र। 3 प्रकार के हैं, इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेशनल पार्क के बारे में समझिए। सबसे पहले नेशनल पार्क तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। दूसरा इसकी ये एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज बाउंड्री है। इसमें किसी भी प्रकार का हंटिंग अलाउ नहीं है, शिकारी अलाउ नहीं है, खेती अलाउ नहीं है, ग्रेजिंग चारण बाहर के जीव ऐसे कोई चेर इसके लिए भी अलाउ नहीं है। तो ये पूरा एक तरह से संरक्षित क्षेत्र में आता है। यहाँ किसी भी तरह के गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई भी संचालन इसका नहीं होता, पूर्ण रूप से ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ये पहला है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया में। टोटल नेशनल पार्क 40751 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से टोटल है 104। आज के डेट में कितने हैं? 104 नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कितने हैं? 3 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, गुरु घासीदास, कांगर वैली और हाथी। ठीक है, तो ये टोटल नेशनल पार्क हो गए। तो 3 नेशनल पार्क कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में, और 104 कहाँ हैं? आपका पूरे इंडिया में। अब आ जाते हैं अभयारण्य। अभयारण्य जो है यह एक ओपन सिस्टम होता है, इसकी मतलब बाउंड्री फिक्स नहीं होती, ये फैल सकता है, किसी भी क्षेत्र में क्या हो सकता है? फैल सकता है। ठीक है, ओपन सिस्टम होता है। और इस ओपन सिस्टम का यहाँ पर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार प्लस नॉन गवर्नमेंट NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसका संचालन करते हैं।
यहाँ भी किसी प्रकार का हंटिंग अलाउ नहीं है, शिकार अलाउ नहीं है, लेकिन खेती और जो ग्रेजिंग है ये दोनों यहाँ पर विथ परमिशन कुछ क्षेत्रों को दिया जाता है। शिफ्टिंग फार्मिंग जो होता है वो यहाँ करते हैं, जो लोग शिफ्ट कर करके जो उस बैकग्राउंड से रहते हैं, जैसे आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में होता है तो उस क्षेत्र में आपको क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पर पॉसिबल है विथ परमिशन, लेकिन परमिशन के द्वारा ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल अभ्यारण्य कितने हैं, तो टोटल अभ्यारण्य है 551, कितने हैं 551, 119771 किलोमीटर स्क्वायर है। ये डेटा आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से आपको डेटा मिलेगा, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, वहां उसके वेबसाइट से आप जाके इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीव संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बात करें तो इसके अंदर 3 जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। ठीक है, कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। पहला जोन जो होता है उसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम कोर। दूसरा रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं बफर, और लास्ट जो रीजन है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। 3 जोन होते हैं जीव संरक्षित क्षेत्र के अंदर वाला क्या है, कोर, ये हो गया आपको बफर, और ये हो गया आपको ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि ट्रांजिशन स्टेट मतलब जो अपना स्टेट बार बार चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले कोर, कोर एक तरह से समझिए कि पूर्ण रूप से संरक्षित, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस या अलाउ नहीं होगा। बफर रीजन यानी कि वह रीजन जहां पर विथ परमिशन यानी कि एक स्टैंड बाय रीजन के रूप में देखा जाता है बफर रीजन को। यहाँ अगर संरक्षण देना, क्योंकि ये ज़्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है, ज़्यादा घना क्षेत्र है, और इसमें अगर संरक्षण करना थोड़ा तकलीफ होता है, मुश्किल होता है, इस कारण से इसको उसको लाकर कहाँ पर संरक्षण देंगे, बफर। अभी भी लेकिन वो स्टेट क्या रहेगा, ये अभी भी इन सीटू के अंदर ही रहेगा। और लास्ट संरक्षित क्षेत्र जो होता है वो होता है ट्रांजिशन, जिसमें कोई भी आ जा सकता है, यानी कि ओपन जो घूमने वाला जो इलाका होता है वो कौन सा रीजन है, ट्रांजिशन। तो टोटल जीव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में, 18। ठीक है, तो टोटल जीव संरक्षित क्षेत्र हो गए। इसी से आया एक वर्ड टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी होते हैं। तो यहां से आ गया बाघ परियोजना 1973, इसके तहत बना टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व टोटल कितने, 50, और एक अब बन गया कौन सा, घासीदास को बनाया गया टाइगर रिजर्व 51। तो टोटल अभी कितने हो गए, 51। छत्तीसगढ़ में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं टाइगर रिजर्व, 4। तो ये टाइगर रिजर्व की कहानी हो गई। तो कितने टाइगर हैं पूरे भारत में, अभी घोषणा किए थे मोदी जी ने 2967, लगभग आपको 3000 के आसपास टाइगर मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, भारत में टोटल टाइगर कितने हैं, 297। तो ये टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। ठीक है, 1973 एक्ट के अंतर्गत ये टाइगर रिजर्व। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया में 3 हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जीव संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया इन सीटू के अंदर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, XC2। XC2 के बारे में देखते हैं। तो XC2 के अंदर मतलब घर के बाहर संरक्षण, कंजर्वेशन आउट ऑफ हाउस, जो मतलब नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक जगह है, उसके बाहर जो संरक्षण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, XC2। इसके अंदर क्या आते हैं, वनस्पति उद्यान जिसको कहते हैं हम बोटेनिकल गार्डन। दूसरा है हमारा जीन बैंक, कुछ सीड्स होते हैं, ऑर्किड्स बनाना हो गया। ठीक है, तो जीन बैंक में आता है एक सीड बैंक,
बीजों को संरक्षित, ऐसे बीज जिनकी मात्रा कम है उनको संरक्षण करके रखते हैं, जिनको टेम्परेचर एक नियमित एक रूल के हिसाब से टेम्परेचर चाहिए और उनको अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करता है तो उनको रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है जिनको बीज को, ना ज़्यादा ना कम। तो यहाँ पर सीड को बचा के रखते हैं। एक ऑर्किड्स बनाना भी हो गया, ये भी किसके अंदर आता है, इसके अंदर ही आता है, किसमें, जीन बैंक। तो ये जीन बैंक हो गया, यानी जीन या फिर सीड बीज को बनाकर बीजों को संरक्षित करके रखते हैं और ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जू जिसको बोलते हैं, ठीक है। जू में भी संरक्षण करके रखते हैं, लोगों को, जीवों को संरक्षण करके रखते हैं। किसको रखते हैं, लोग वहाँ पर तैनात रहते हैं उनका देखरेख करने के लिए। और ये घर के बाहर संरक्षण का उदाहरण है। जनरली यहाँ से इनकम भी जनरेट किया जाता है और उनका रख रखाव के लिए भी ज़रूरत है। तो ये जू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसके, एक्स सिटू। एक और होता है जिसका नाम है सैक्रेड ग्रुप्स, यानी कि सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र उपवन, पवित्र उपवन। पवित्र उपवन, पवित्र उपवन का मतलब होता है कि सैक्रेड का मतलब क्या हो गया, पवित्र, यानी कि प्योर, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्योर। अब इस प्योर का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुलसी का पौधा हुआ, तुलसी के पौधे को हम लोग जनरली तोड़ते नहीं हैं या उसको पैर से नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते, क्योंकि लोगों के मन में है कि ये क्या है, पूजा योग्य है, पूज्य योग्य है और इस कारण से इसको इज्जत देते हैं। बल्कि तुलसी बहुत ही बड़ा अच्छा क्या है, जड़ी बूटी है, बूटी है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए एक तरह से एक मान्यता जो फैलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स। इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे आप वहाँ का देखे होंगे, एक हिरन होता है, काला हिरन। काला हिरन के बारे में जानिए तो यहाँ पर जो बिश्नोई समाज है राजस्थान, इसको परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उन्होंने देखिए सलमान खान वाला केस भी इसी से रिलेटेड था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बचाने के लिए कोई अपने धर्म से जोड़ दे, कोई अपने गोत्र से जोड़ दे, तो इस तरह से बचाने का तरीका कोई क्या कहते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स। एग्जाम्पल में इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल में इसमें देख सकते हैं किसको, पीपल का जो पेड़ होता है, ठीक है। ये सब जो पेड़ हैं, ये सब चीजें भी किसके उदाहरण हैं, सैक्रेड ग्रुप्स के। तो ये सब कंजर्वेशन किसके अंदर आता है, एक्स सिटू और इन सिटू। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है टोपोलॉजिकल, सामरिक और गैर सामरिक, वो क्या होता है, सामरिक तथा गैर सामरिक, इसको समझिए। सामरिक तथा गैर सामरिक ये क्या है, टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल। नॉन टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि एक रूल ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का जो रूल्स दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या करना चाहिए, क्या एक पाथ जो फॉलो करते हैं, एक नियम कानून जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। अब जनरली क्वेश्चन यहीं से आता है, तो लोग ये समझते हैं कि ये इन सिटू है और ये एक्स सिटू है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, उसको समझिए। रिलेट वही करता है, ये भी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि सामरिक और गैर सामरिक में क्या अंतर है, कहीं कहीं संस्थानिक भी बोलते हैं। टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल में डिफरेंस क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि अलग अलग पूछ सकता है कि कंजर्वेशन किससे रिलेट करता है, इसका उदाहरण क्या है। तो इसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, इसको समझिए। सबसे पहले होता क्या वो जानिए, तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि होता क्या टोपोलॉजिकल एंड नॉन टोपोलॉजिकल, इसके बारे में देखिए। तो यहां पर मान लीजिए कि इसके अंदर आता है इंटरकनेक्शन, मतलब आप पर इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ये इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन मतलब आपस में जुड़ा हुआ एक क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। एक जैसे नेटवर्क जो बनाया जाता है कनेक्ट करके एक दूसरे से, उसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसको समझिए, टोपोलॉजी को समझ रहे हैं, ए है,
ए किस पर निर्भर, ए पर कौन कौन निर्भर करता है, मान लीजिए बी किस पर निर्भर, सी किस पर निर्भर करता है, मान लीजिए बी पर, उसी तरह डी, ये एक चेन बना हुआ है। ठीक, अब देखिए इंटरकनेक्शन नेटवर्क को समझिए कि ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब अगर यहां पर किसको डी को कुछ हो जाता है, किसको कुछ हो जाता है, डी को कुछ हो जाता है, तो सी किस पर निर्भर कर रहा है, डी पर, तो सबसे इफेक्ट किसको होगा, सी को। फिर किस सी को अगर कुछ हो जाता है तो किसको इफेक्ट होगा, बी को। बी को कुछ हो जाता है तो क्या होगा, ए। यानी कि इस चेन में से अगर किसी को भी हटाते हैं आप तो ये पूरा चेन इफेक्ट होगा। यानी कि इसको अगर बचाना है, इस कनेक्शन को बचाना है, तो इस कनेक्शन को, इंटरकनेक्शन नेटवर्क को बचाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल संरक्षण तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ पूरे सिस्टम का भी क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। और इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं, इस कनेक्शन को ही क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल। तो इसमें कुछ कुछ बातें आती हैं टोपोलॉजिकल में। तो सबसे पहला आता है म्यूचुअलिस्टिक, दूसरा होता है कंजम्पशन, और तीसरा होता है कंपटीशन। तीन चीजें होती हैं, एक होता है म्यूचुअलिस्टिक, दूसरा होता है कंजम्पशन, और तीसरा होता है आपका क्या, तीसरा आपको दिख रहा है क्या, म्यूचुअलिस्टिक। ये तीन चीजें हैं। तो म्यूचुअलिस्टिक क्या हो गया, पारस्परिक, इसको क्या बोलेंगे, पारस्परिक। कंजम्पशन मतलब होता है सेवन करना, और कंपटीशन मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। तीनों को समझिए, तीनों इंटरकनेक्शन रिलेटेड है। म्यूचुअलिस्टिक मतलब क्या है, ये सब एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक रहेंगे, यानी कि डिपेंडेंसी होगा, निर्भरता होगी यहां पर। ठीक है, इस डायग्राम को आपको बनाना है, किसमें, जब भी टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल में आएगा तो इसको डायग्राम को जरूर बनाना है। तो डिपेंडेंसी होगा। दूसरा है आपका, बात करेंगे कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन के लिए एक सबसे अच्छा बात यह होता है कि जो जितना ज्यादा फिट होगा, जो जितना ज्यादा ठीक होगा, उसका सर्वाइवल चांसेस सबसे अधिक होंगे। यानी कि वही सबसे आगे बढ़ पाएगा जिसका सबसे ज्यादा वो क्या होगा, फिट होगा। तो वो कंपटीशन के, ये बात हो गई। उसके बाद कंजम्पशन की बात करेंगे कि सब एक दूसरे पर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे। तो यहां पर तीन चीजें हैं, क्या नाम है, म्यूचुअलिस्टिक, कंजम्पशन और कंपटीशन। पारस्परिक, सेवन और क्या है, प्रतिस्पर्धा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटर कनेक्शन नेटवर्क। अब मान लीजिए कि हमको इंडिविजुअल जो हम केयर कर रहे हैं किसी का, अगर इसको कहीं बाहर ले जाकर केयर किए, इसका केयर क्या किए, बाहर ले जाके किए, तो ऑफकोर्स हम लोग पढ़े अभी क्या हो गया, वो XC2। XC2 मतलब 99% अगर हम इंडिविजुअल केयर कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो अगर ये सिस्टम फॉलो नहीं करता है तो क्या हो गया, नॉन टोपोलॉजी। तो ये सिस्टम जो फॉलो करेगा वो क्या हो गया, टोपोलॉजी। और ये जो सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, ये तीनों चीजें, तो क्या होगी, नॉन टोपोलॉजी। तो नॉन टोपोलॉजी सीधे क्या हो गया, लगभग हम कह सकते हैं उसको क्या होता है, XC2। 99% चांसेस में क्या कहेंगे, XC2। लेकिन टोपोलॉजी में क्या होता है कि क्या हम इंडिविजुअल केयर नहीं कर रहे हैं, क्या हम इंडिविजुअल केयर भी कर रहे हैं और ओवरऑल सिस्टम भी कर रहे हैं। इस कारण से ये इसमें हम XC2 भी आएगा और ये InC2 भी होगा, क्योंकि ये जो चेन दिख रहा है, ये जो फूड वेब दिख रहा है, ये जो चेन दिख रहा है, ये फूड वेब ही आएगा किसमें, कंजम्पशन में। तो ये जो फूड वेब दिख रहा है, ये कहाँ जनरली पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल वहीं होता है जहां पर वो नेचुरल हैबिटेट हो, यानी कि नेचर द्वारा जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वहीं पर ये चीजें पॉसिबल है। तो यहां से डिफाइन होता है टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल। नॉन टोपोलॉजिकल मीन्स जहां पर इंडिविजुअल केयर यानी कि अकेले के उनका संरक्षण करना हुआ, और यहां पर क्या हो गया, ओवरऑल सिस्टम का जब केयर करेंगे तो क्या हो गया, नॉन टोपोलॉजिकल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इसके बीच में। तो नॉन टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात, तो ये तीनों पॉइंट यहां मौजूद होंगे। कौन कौन सा, पारस्परिक, दूसरा क्या हो गया, कंजम्पशन मतलब हो गया सेवन, और तीसरा हो गया प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये तीन चीजें हो गए टोपोलॉजी में, ये तीनों तो मौजूद होंगे। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें पारस्परिक नहीं होगा, सेवन
होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या है, दूसरे के ऊपर है। यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या है, खुद के ऊपर है। ऐसा एक कहावत कहते हैं ना कि शेर और जो हिरन है दोनों भोजन के लिए सुबह निकलते हैं, और बिल्कुल है कि जितना जो मेहनत करेगा उनको पता है कि वो उन पर निर्भर करता है कि उनको भोजन मिलेगा नहीं। नॉन टोपोलॉजी रियलिटी किसके लिए रिलेट करता है, वो एक्स सी टू। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें दोनों आते हैं, इन सी टू भी आएगा और एक्स सी टू भी आएगा, लेकिन यहाँ पर केवल क्या आएगा, एक्स सी टू। तो ये 3 डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको इस पॉइंट में लिखना है। पारस्परिक, सेवन और प्रतिस्पर्धा, ये तीनों मिलाकर हमको बताता है कौन, टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी। बृहद क्षेत्रों के रूप में भारत की स्थिति क्या है। तो टोटल विश्व में 17 मेगा डाइवर्सिटी हैं, यानी बृहद क्षेत्र हैं, ठीक है। उस 17 में से भारत एक है, उस 17 में भारत क्या है, एक बृहद क्षेत्र है। और भारत में कुल विश्व का 2.4% लैंड एरिया मौजूद है। भारत कितना है, 2.4%, जिसमें 45,000 प्रजाति किसके हैं, प्लांट्स के, पौधों के। 91,000 प्रजाति जो है कितने, एनिमल्स खुद के, यानी कि भारत के स्थानिक प्रजाति एनिमल, जानवरों के। 12.6% किसके हैं, स्तनधारी के, मैमल्स के। 4.5% क्या है, बर्ड के। 45.8 कौन है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के। और 55.8 एम्फीबियन जो उभयचर हैं। तो ये पूरा भारत की स्थिति है कि भारत में ये स्थिति है। एक बार और देख लीजिए, 17 मेगा डाइवर्सिटी में से भारत क्या है, एक मौजूद है। दूसरा बात करें तो 2.4% लैंड एरिया कवर करता है भारत, पूरे इंडिया का, विश्व का। 45,000, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 45 स्पीसीज किसके, प्लांट के, एनिमल के कितने, 91,000। 12.6% मैमल, 4.5% बर्ड्स, 45.8 रेप्टाइल्स और 55.8 क्या है, उभयचर। और पूरे भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है भारत को, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के आधार पर कितने में बांटा गया, 10 क्षेत्रों में। और ये 10 क्षेत्र यहाँ मेंशन है। सबसे पहला क्षेत्र होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। सबसे ऊपरी क्षेत्र जो हो गया क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे वाला क्षेत्र क्या है, हिमालयन क्षेत्र। ये जाकर इधर तिब्बत, चाइना वगैरह होते हुए चला गया, इधर नेपाल, ये भी कवर करता है, लेकिन ये भारत का एरिया है, हिमालय क्षेत्र। उसके बाद जो क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन है, 42%, जैसा मैं बताया, तो वो कौन सा है, डेक्कन का पठार। डेक्कन का पठार हो गया। उसके बाद आता है डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, यानी कि भूस्थल, और एक हो जाता है आपको सेमी या अर्ध मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल। गंगा का प्रवाह क्षेत्र, जहां जहां गंगा प्रवाहित होती है, ये जो पाथ दिख रहा है आपको गंगा का, तो ये गंगा प्रवाहित क्षेत्र भी किसमें आता है, तब इसमें आता है भौगोलिक क्षेत्रों में। उसके बाद आता है आपको कौन सा घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट तप्त स्थल में आ जाता है। आइलैंड्स, ठीक है, द्वीप समूह भी किसमें आ जाता है, आपको किसकी बात करें हम लोग, भौगोलिक क्षेत्रों में। वैसे ये वेस्टर्न घाट्स, यही किसमें आता है, तप्त स्थल में भी मिला था आपको। यहाँ आइलैंड्स हो गए। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य भी किसमें आ गया आपको हॉट, इसमें हो गया जैव भौगोलिक क्षेत्र में। और एक होता है किनारे का इलाका, कोस्टल रीजन। तो ये कुल मिला के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो सबसे पहला क्या है, हिमालय। दूसरा क्या है, ट्रांस हिमालय, आप उसको देखते चल सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तीसरा क्या है, डेजर्ट, मरुस्थल। तीसरा क्या है, सेमी डेजर्ट, अर्ध मरुस्थल कह सकते हैं इसको। चौथा हो गया। पांचवा है गैंगनेटिक प्लेन, गंगा प्रवाह क्षेत्र। उसके बाद छठवा आ जाएंगे कोस्टल रीजन, यानी कि तटीय क्षेत्र। सातवां दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। सात सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, कितना, 42%, ठीक है। कितना कवर करता है, 42%। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। उसके बाद आता है आपको 9वां नंबर पे
उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य, ये आपको दिख रहा है, आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हिमालय, ट्रांस हिमालय, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, गैग्नेटिक, कोस्टल, डेक्कन, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, और लास्ट में बच गया 10वां नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं आइलैंड, या फिर इसे हम कहते हैं द्वीप समूह। तो भारत मेगा डाइवर्सिटी भी है, और इस भारत को डाइवर्सिटी के आधार पर 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा, जिसमें सबसे एरिया कवर कौन करता है, डेक्कन, और सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहां तक आप देखें हैं कि भारत को ऐसे बृहद क्षेत्र कैसे माना गया है, और ये डेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये अपडेटेड डेटा है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगा इन्वायरमेंट से जो प्रदूषण संबंधित रिलेटेड वो, तो बायोडाइवर्सिटी में इतना ही है, और ये सारे क्वेश्चंस को आप इसमें आराम से कवर कर सकते हैं, और सारे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है। तो यहाँ पर आपका जैव विविधता खत्म हुआ, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।